गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम कन्वेक्शन को समझ रहे थे और आई होप सबको सारा कुछ समझ में भी आ गया होगा। अब कन्वेक्शन इन एयर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कन्वेक्शन इन वाटर तो हमने डिस्कस कर लिया था, उस पर हमने एक्टिविटी भी करी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा इजी एक्टिविटी था। वो तो आपने अपने घरों में भी ऑब्ज़र्व करा ही होगा। ठीक है, एक अगर क्लीन सॉस पैन आपने ले लिया और उसमें क्लीन वाटर डाला हुआ है तो वो आपको बबल्स वगैरह दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो बबल्स से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगता होगा पहले, लेकिन जब हमने लास्ट लेक्चर में उस चीज़ को क्लियर कर दिया था तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा वो क्यों होता है ऐसा, वो बबल क्यों बनते हैं। बबल इसलिए बनते हैं क्योंकि उसके बीच में जो एयर ट्रैप वगैरह हुआ रहा होगा वो बाहर निकलता है, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है जो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, अब उनको ऊपर की तरफ उठना है। इतना ज़्यादा हल्के हो गए कि अब वो नीचे नहीं बैठे रह सकते क्योंकि उनके ऊपर हैवियर चीज़ें हैं और उनको जो है, वैसे भी आपको पता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप्स बहुत होते हैं, तो वो गैप इतना सफिशिएंट होता है कि नीचे के जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से ऊपर जा सकें। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझ में आ गया होगा और आपको पहले से भी बहुत सारा आइडिया रहा होगा। क्लास 4th 5th से आप पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कन्वेक्शन में आगे कह रहा है इन एयर में the air near the heat source gets heated and rise up. The air from the sides move in to take its place. बिल्कुल वही सेम प्रोसेस हो रहा है जैसे उस सॉस पैन में हो रहा था, या राउंड बॉटम फ्लास्क बोल सकते हो या फिर फ्लैट बॉटम फ्लास्क बोल सकते हो। सभी में आप ये एक्सपेरिमेंट करो, सभी में आपको सेम ऑब्जर्वेशन मिलेगा। In this way the air gets heated. If you keep one hand above a flame and one hand on the side of the flame, the hand at the top feels hot because the air above is heated by convection. The hand at the side does not feel as hot because there is no convection. तो अब आज से अगर कोई आपसे पूछे कि आग के ऊपर ही ज़्यादा गर्मी महसूस क्यों होती है, आग के साइड में उतना रिलेटिवली या कंपेरेटिवली उतना हीट क्यों नहीं महसूस होता है, तो आप ये रीज़न दे सकते हो कि कन्वेक्शन जो प्रोसेस है वो आग के जस्ट ऊपर हो रहा है, आग के साइड में नहीं हो रहा है। ठीक है, और साइड से जैसे जब आग के ऊपर का जो एयर होगा वो हीट होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो जो गैप वहाँ पे वॉइड आ गया जहाँ पे एयर अब नहीं रहा, उस वॉइड को भरने के लिए क्या करता है, साइड से एयर उस वॉइड को भरने के लिए आता है। तो इसीलिए वो भी एक रीज़न हो सकता है। साइड से नॉर्मल एयर होगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर का एयर होगा, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन उसमें होंगे, उन कंडीशन पे जो भी टेम्परेचर उस कंडीशन पे होगा वो आपको वो टेम्परेचर पर्टिकुलर आपको फील होगा। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर भी हो गया होगा कि कन्वेक्शन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आग के ऊपर का जो हीट है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है बजाय इन कंपैरिजन टू जो आग के साइड का जो एरिया है उसके। ठीक है, यहाँ तक कि आप भी इस तरह के क्वेश्चंस लोगों से पूछ सकते हो। ठीक है, अपने आसपास के लोगों को भी नॉलेज देना बहुत अच्छी बात होती है। तो ठीक है, अगर मान लो आपके घर में बड़े भी हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपने नया आज सीखा है, कुछ एक नया कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप जो है घर के लोगों को ऐसे ही खुद से बता सकते हो। आपको पता है, मतलब ऐसे करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइज कर सकते हो। फिर अगर वो आंसर नहीं दे पाएँ तो आप जो है उनको एक्सप्लेन कर सकते हो आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है। फिर उसी बहाने आपका जो है रिवीजन भी हो जा रहा है कि कन्वेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो है अपना क्यूरियोसिटी बना के रखनी है और अपने आसपास के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहना है। ठीक है, तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें जो नीचे फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में एक कंडक्शन दिया हुआ है। कंडक्शन किसमें होता है, एक सॉलिड मटेरियल लिया हुआ है इसने, खास करके ये मेटल ही होगा कोई, खास करके ये आयरन रॉड हो सकता है। दूसरा कन्वेक्शन दिया हुआ है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि एयर के थ्रू जो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। और थर्ड एक कुछ दिया हुआ रेडिएशन। तो आगे जो है हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशन आखिर क्या होता है। ठीक है, तो चलो इतना मुझे लगता है कि इस स्लाइड के लिए काफ़ी था, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज में भी आप जो है आप खुद से गेस कर सकते हो अभी, मतलब इस कंसेप्ट को पढ़ने से जस्ट पहले, कि इसमें क्या हो रहा होगा एक्चुअली। मतलब आपको सारा कंसेप्ट पता ही है
कि जो एयर होता है वो वार्म एयर और कोल्ड एयर, वार्म एयर जो होता है ऊपर की तरफ जाएगा, कोल्ड एयर जो है क्या करेगा, अगर मान लो कोई भी एयर अपना जगह छोड़ता है तो वो वॉइड को भरने के लिए दूसरे जगह से एयर आके उसको भर लेता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स अगर आपको पहले से क्लियर हुए होंगे तो आप ये सी ब्रीज़ का भी कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता होगा, और उसको हम बस एक बार वापस से पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ आपको। मुझे लगता है कि आप सभी ने सही गेस करा होगा, और अगर आपने सही गेस करा तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आपका दिमाग प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही दिमाग जो है काम करते रहना चाहिए। ठीक है, खुद से बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने आना चाहिए होता है। जो भी साइंटिस्ट लोग होते हैं वो कैसे डिस्कवर करते हैं, उनको कंसेप्ट्स पता होते हैं। ठीक है, अब कंसेप्ट्स का यूज़ करके वो कई जगह पे वो दिमाग लगा देते हैं कि अच्छा अगर ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाया जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो ऐसे करके ही वो नए मटेरियल्स का खोज कर लेते हैं, फिर उसका जो कुछ थ्योरीज़ वो दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके डिस्कवरीज लोग करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो इनफ अबाउट इट। सी ब्रीज के बारे में कह रहा है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द सी। अब सी ब्रीज जो है वो हमेशा सी कोस्टल एरिया पे ही होगा, मतलब समुद्र के किनारे वाले एरिया पे ही ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो डे के टाइम में क्या होता है कि लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द सी, क्योंकि पानी को वैसे भी हीट गर्म होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता ही है। सो द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड बिकम्स hotter and rises up and cool air from the sea moves towards the land. This is called sea breeze. देखो वही सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पे ज़मीन से ऊपर का जो एरिया था वहाँ का एयर बहुत जल्दी से गर्म होगा। जैसे ही गर्म होगा वो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, रैंडमनेस आ जाएगी, वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा। जब वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा तो उसके नीचे वाला जो एरिया था वो वाइड हो गया। अब उस वाइड को भरने के लिए जो सी के ऊपर का जो हवा था वो उसके पास जाएगा। अब सी के ऊपर का जो हवा था वो थोड़ा सा रिलेटिवली उसका टेम्परेचर कम था, लोअर था, तो वो जो है उसकी वजह से आपको वहाँ पे कोस्टल एरिया पे ठंड का एहसास होता है। ठीक है, तो ये सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट है। और लैंड ब्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है, ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली दैन द लैंड। अब पानी जो है अगर धीरे धीरे मतलब ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में भी। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे हो रहा है, ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली दैन द लैंड, सो द हॉट एयर अबव द सी राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। यहाँ पे दिस इज़ कर देना। ठीक है, तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज जो है एक दूसरे के वाइस वर्सा वाले प्रोसेस हैं। दिन के टाइम में सी ब्रीज वाला कंसेप्ट आ जाता है और रात के टाइम में लैंड ब्रीज वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो आई होप ये सारा कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा होगा, सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सी एंड लैंड ब्रीजेस मॉनसून्स, इसमें क्या दिखा रहा है, डे टाइम में और नाइट टाइम में। ये तो आपने ये कंसेप्ट आपको पहले से पता भी है, ये जस्ट अभी हमने देखा है कि डे टाइम में सी ब्रीज का जो है जो फेनोमेनन होता है वो होता है, और लैंड ब्रीज नाइट के टाइम में होता है, क्योंकि पानी के जो ऊपर वाला एयर होता है उसको ठंडा होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके ऊपर का जो एयर होता है वो जल्दी से ऊपर उड़ जाता है, और उस वाइड को फिल करने के लिए जो लैंड के ऊपर का जो एयर जल्दी से ठंडा हो गया होगा उसको कवर कर लेता है। ठीक है, यही प्रोसेस बार बार होता रहता है। तो ये होता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा क्या दिखा रहा है, मानसून के केस में मानसून के टाइम पे क्या होता है। अब देखो हॉट एयर क्या हो रहा है, वही सेम कंसेप्ट हो रहा है कि जो पानी होगा नीचे सी वगैरह होगा, जैसे जब बहुत ज़्यादा धूप होगा तो जो उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से वेपराइजेशन प्रोसेस होगा। वेपराइजेशन होने की वजह से वो सारा का सारा पानी ऊपर की तरफ इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है, और वही सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है, हवा के केस में भी होगा। जो एयर नीचे का होगा वो नीचे का एयर ठंडा होगा और ऊपर का एयर गर्म होगा। नीचे का एयर जैसे ही गर्म होगा वैसे ही ऊपर उठने लगेगा, और मतलब ये एक साइकिल बनता रहता है। ठीक है, और सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, दिन के टाइम में ऐसा कुछ होता है
और रात के टाइम में जस्ट उसका उल्टा होता है। तो मानसून में ऐसे ही करके कुछ होता है। दिन के टाइम में जो है हॉट एयर ऊपर की तरफ उठने लगता है, और सेकेंड केस में जस्ट उल्टा हो रहा है, वार्म एयर फॉल्स टू ग्राउंड और वार्म एयर राइजेस। मतलब ये एक साइकिल पूरा चलता रहता है। तो आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिखा रहा है कि ये देखो, ये एक लैंड दिया हुआ है और ये एक सी वाला एरिया है। लैंड का जो टेम्परेचर है दिन के टाइम में 35 डिग्री है, और जो सी का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है, ठीक है। ये दिन के टाइम में है। और रात के टाइम में देखो जस्ट उल्टा है। दिन के टाइम में ये रात के टाइम में लैंड का टेम्परेचर 11 डिग्री हो गया है, और वाटर का जो ये सी का टेम्परेचर वो अभी भी 17 डिग्री है। रिलेटिवली अब ये लैंड का टेम्परेचर कम हो गया है। तो यही फेनोमेनन की वजह से मानसून आता है, ठीक है। इस फेनोमेनन की वजह से इवेपोरेशन होता है, वेपराइजेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, जो भी सारा कुछ एक ही है। उसके बाद सारे बादल बनते हैं, ऊपर जाते हैं। उसके बाद सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ के कंसेप्ट की वजह से ही वो बादल वापस से फूटते हैं या फटते हैं, और जो भी बोलते हो, बादल से बारिश होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा। ये टेम्परेचर मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देता है। बाकी अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सी ब्रीज़ में क्या कह रहा है, एयर मूव्स फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे। ये सारा कुछ मुझे लगता है कि कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका पिक्टोरियल व्यू है, और इस तरह का अगर आप व्यू बनाते हो एग्ज़ाम्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है, और इससे आपका जो इन्विजिलेटर होता है या जो आपकी कॉपी वगैरह चेक करते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं और आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट दे सकते हैं। तो आपको इस तरह के जो है इस तरह का कुछ इनोवेशन हमेशा करते रहना है। हमेशा अपने आंसर्स को नीट एंड क्लीन रखना है और सोफिस्टिकेटेड रखना। छोटा से मतलब जहाँ पे छोटा आंसर देने का बोल रहा है वहाँ पे छोटा आंसर देना होगा, और जहाँ पे बड़ा आंसर देने को बोल रहा है वहाँ पे बड़ा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपको जो आंसर दे रहे हो उस आंसर में सारा कुछ आपको क्लियर कर ही देना है कि जो है आप कहना क्या चाह रहे हो। जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसका एग्जैक्ट आंसर जो आपने दिया हुआ है वो है क्या, वो एग्जैक्ट आंसर जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका एग्जैक्ट आंसर आपको लिखना होना चाहिए। अगर आप जो है इधर उधर घुमा फिरा के बात कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट बातें नहीं कर रहे हो, तो उसका भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है इन्विजिलेटर के ऊपर या जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनके ऊपर, और उससे आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। ये इस क्लास के बारे में बस सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, आगे आने वाली क्लासेस में या बोर्ड क्लास में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें खास करके इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। जो टॉपर्स होते हैं वो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे। थैंक यू।